स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशिका हब क्लासेज। और आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, मैथ के कुछ शॉर्ट ट्रिक और मैथ के कुछ फार्मूले, और आपको बेसिक जानकारी दूंगा मैथ एसएससी सीजीएल। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एसएससी के जितने भी आपके लेवल होते हैं, जैसे सीजीएल हुआ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, या और भी अदर एग्ज़ाम, रेलवे, एनटीपीसी, इसके अलावा और भी सारे गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए मैं आप लोगों के लिए एक मैथ लेकर आया हूं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पहला चैप्टर मैथ का नंबर सिस्टम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है हर किसी के लिए, और आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसएससी के पहले एसएससी सीजीएल से जुड़े हुए कुछ चैप्टरों के बारे में। जैसे पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम आज जानेंगे पहला नेचुरल नंबर, यानी संख्याओं का यूज हमारे लाइफ में नहीं, हमारे घरेलू जीवन में भी उसका उपयोग है। और आज के डेट में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे संख्या हम यूज ना करते हों। तो आज हम लोग जानेंगे उन्हीं संख्याओं के बारे में जिसमें पहला संख्या आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर संख्या में जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती है, जिसको नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारे कैपिटल N से डोनेट की जाती है इसको, यानी कैपिटल N से इसको हम पहचान करते हैं, इसको डोनेट करते हैं। और ये संख्या जो स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, यानी हमारी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट जो होती है 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 डैश डैश यानी इन्फिनाइट तक ये संख्या जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हमारी जो संख्या आती है होल नंबर। होल नंबर यानी कैपिटल W से इसको हम शो करते हैं, और ये संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इन्फिनाइट तक जाती है। तो आप लोगों ने जाना कि नेचुरल नंबर जो हमारी होती है 1 से शुरू होती है और इन्फिनाइट तक जाती है, और हमारा जो होल नंबर होता है जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ये 0 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाती है। अब आगे हम लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक बार लिख लेते हैं, होल नंबर। होल नंबर जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको हम शो करते हैं कैपिटल W से। इसके बाद हमारी जो संख्या आती है इवन नंबर आती है, इवन नंबर जिसको बोलते हैं सम संख्या। अब हम जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो जाए, उससे हम इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, जैसे वे संख्या 2 से शुरू होती है, 2 4 6 8 10 और डैश इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाती है, इससे हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद की जो हमारी संख्या आती है वो संख्या होती है ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या जो होती है हमारी, चलिए हम जानते हैं विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या जो हमारी होती है वो 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे कि वे कौन सी ऐसी संख्या होती है जो विषम संख्या होती है। तो जैसे 1 आपकी विषम संख्या हो गई, 3 5 7 9 11 13 डैश डैश, यानी ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। फिर इसके बाद हमारी जो संख्या आती है प्राइम नंबर। प्राइम
नंबर। तो प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब चलिए जानते हैं कि हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो खुद से कटे और खुद के बाद 1 से केवल कटे, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो खुद से कटे और खुद से कटने के बाद केवल 1 से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे जैसे इस संख्या का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये संख्या जो होती है हमारी 2 से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि 2 का जो फैक्टर होता है 1 होगा और ये संख्या होगी, यानी ये संख्या 1 से कटेगी और 2 से। 2 के बाद वो संख्या जो आती है जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 7 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 7 के बाद 11 ले लेते हैं, 11 1 से कटेगा और फिर खुद से कटेगा। 13 ले लेते हैं, यहाँ पे 13 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो ऐसे तमाम प्रकार की, इस तरह से जाते जाते इनफिनाइट संख्या हो जाती है ये। तो ऐसी संख्याएं जो हमारी कहलाती हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर इसके बाद हमारी संख्या आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो चलिए अब जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा अभाज्य संख्या के बारे में, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं वे वैसी प्राकृतिक संख्याएं या वे प्राकृतिक संख्याएं जो खुद के अलावा, खुद और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए। देखिए, इसमें प्राइम नंबर में क्या था कि हम लोग पढ़ रहे थे कि वैसी संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे, लेकिन हम लोग कंपोजिट नंबर में ये जानेंगे कि ऐसी संख्याएं जो खुद से भी कटे और 1 से भी कटे और इसके अलावा और भी किसी संख्या से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे, जैसे 4 ले लेते हैं। तो 4 मान लेते हैं, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और इसके अलावा किससे कटेगा? ये 2 से भी कटेगा। तो यानी देखिए, ये 1 और खुद को छोड़कर ये 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी जो संख्या हुई भाज्य संख्या हुई, यानी इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आगे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी जाना एक उदाहरण, अगला उदाहरण है कंपोजिट नंबर का 6। तो देखिए, 6 जो संख्या होगी ये 1 से तो कटेगी ही और फिर खुद से भी कटेगी और इसके अलावा और भी संख्या से कटेगी। तो ये किससे कटेगी? 2 से कटेगी और किससे कटेगी? 3 से कटेगी। तो यानी कहने का मतलब कि खुद से और 1 के अलावा किसी अदर भी संख्या से, यानी हमारा जो कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, वो कट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और खुद के अलावा किसी और भी संख्या से कटे, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। तो चलिए अब समझते हैं पूर्णांक के बारे में, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक जो संख्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे जिस संख्याओं को रखा जाता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। नंबर लाइन पे जिन संख्याओं को रखा जाता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं संख्या रेखा पर। जैसे हम लोग समझेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे बता रहे हैं आपको कैसे रखा जाता है। एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं और इस
लाइन के मिड पॉइंट में हमारा 0 होता है और 0 के राइट की तरफ, 0 के राइट जो संख्या होती है वो पॉजिटिव संख्या होती है। 0 की राइट जो संख्या होती है पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट जो संख्या होती है वो होती है निगेटिव। 0 के लेफ्ट जो संख्या होती है वो निगेटिव होती है और 0 के जो राइट संख्या होती है वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव संख्या इधर कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश इन्फिनाइट, यानी ये इन्फिनाइट संख्या होगी। और 0 की लेफ्ट जो संख्या होगी वो निगेटिव नंबर होगी, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश डैश इन्फिनाइट। तो ये संख्याएं इंटीजर्स कहलाती है। जितनी भी संख्याएं हमने ये लिखी है, जो नंबर रेखा पे, नंबर लाइन पे जो हमने लिखी है, ये सभी के सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि ये बताइए कि पूर्णांक में यानी इंटीजर्स में सबसे बड़ी जो निगेटिव नंबर्स होती है या सबसे बड़ी नकारात्मक जो संख्या होती है वो कौन सी होती है? तो इंटीजर्स में सबसे बड़ी नकारात्मक जो संख्या होती है वो -1 होती है, यानी सबसे बड़ी। फिर एक बार समझिए, निगेटिव में इंटीजर्स में एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इंटीजर्स में सबसे बड़ी नकारात्मक संख्या कौन होती है? तो इंटीजर्स में सबसे बड़ी नकारात्मक संख्या जो होती है वो -1 होती है, और सबसे छोटी जो संख्या होती है वो इन्फिनाइट होती है। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत। इसको इंग्लिश में हम इन्फिनाइट बोलते हैं, इन्फिनाइट। तो हमने अभी समझा कि निगेटिव में जो सबसे बड़ी संख्या होती है इंटीजर्स की वो -1 और सबसे छोटी संख्या इन्फिनाइट। उसी तरह से पॉजिटिव में सबसे छोटी जो संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी जो संख्या होती है इन्फिनाइट। आप लोग समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन ये और भी पूछता है कि ये बताइए, ये तो निगेटिव नंबर हो गया और ये पॉजिटिव नंबर हो गया, लेकिन इसमें ये 0 का क्या रोल है? यानी 0 का इसमें क्या आवश्यकता है? 0 क्या है यहाँ पे जो संख्या रेखा पे रखा गया, इसका क्या मतलब हुआ? तो 0 का मतलब यह होता है कि 0 एक ऐसी संख्या होती है जो नॉर निगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव। मतलब ये कह सकते हैं कि 0 ना तो नकारात्मक संख्या होती है और ना ही सकारात्मक संख्या होती है। तो होती क्या है 0? तो 0 एक जो होता है, यानी यहाँ पे समझा सकते हैं आपको कि 0 जो होता है एक होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या। और 0 एक इवन नंबर भी कहा जाता है। 0 एक क्या होता है? इवन नंबर भी इसे बोला जाता है। कई बार क्वेश्चनों में पूछता है कि 0 क्या है, तो ऑप्शन में दे देता है, होल नंबर ना देकर उसमें इवन नंबर दे देगा, और भी 3 ऑप्शन दे देंगे, तो कन्फ्यूजन में लोग पड़ जाते हैं। यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि 0 तो जो है होल नंबर है, लेकिन ऑप्शन में इवन नंबर आता है, तो 0 को हम इवन नंबर भी कहते हैं। तो 0 भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब हुआ सम संख्या। आप लोग समझ रहे होंगे। तो 0 एक होल नंबर है और एक इवन नंबर है, और ये नॉर निगेटिव है एंड नॉर पॉजिटिव है। ना ही ये नकारात्मक है और ना ही सकारात्मक। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। चलिए हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
तो p बाई क्यू के रूप में ये संख्या लिखी जाती है। यानी ऐसी संख्या जो राइट किया जाए किस फॉर्म में, राइट p बाई क्यू, ये इसका राइट फॉर्म हुआ। यानी राइट फॉर्म क्या है इसका, p बाई क्यू। तो ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, या ऐसी संख्या ये कह सकते हैं, प्राकृतिक नहीं, सभी तो ऐसी संख्या ही होती है, लेकिन ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन देता है कि क्या q जो है आपका परिमेय संख्या है, मतलब q जो है 0 के बराबर है। तो इसमें होता है जहां वेयर q नॉट इक्वल 0, जहां पे q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। यानी वेयर यानी जहां भी इसको बोलते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0, जहां q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो इसमें और भी कुछ जानेंगे। रैशनल नंबर में ये पूछता है कि क्या सभी इंटीजर्स जो होते हैं, जो हमने अभी इंटीजर्स के बारे में बताया, क्या ये सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि रैशनल नंबर हमने अभी कहा कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और इंटीजर्स आपके p बाई क्यू के रूप में नहीं होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जब हम कोई भी संख्या, मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे -2 लिखते हैं, या 2 लिखते हैं, या 3 लिखते हैं, या मान लीजिए -4 लिखते हैं, इस तरह की संख्याएं लिखते हैं। तो हम कोई भी अगर संख्या लिखते हैं तो इसका पूर्ण रूप जो होता है, जब इसका हम 1 भी लगा देते हैं तो ये पूर्ण रूप ही कहलाता है। यानी इसका एक नीचे अगर हम भाग कर देंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 रख देंगे यहाँ पे, तो ये -2/1 हो गया, जो कि आपका ये दर्शा रहा है कि ये p बाई क्यू के रूप में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी इंटीजर्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। सभी के सभी इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन ये होता है कि क्या सभी इंटीजर्स परिमेय संख्या होते हैं, क्या सभी परिमेय संख्या इंटीजर्स होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई भी संख्या एक परिमेय लिख लेते हैं, -2/3, तो क्या इसे हम इंटीजर्स कह सकते हैं पूरे संख्या को? यानी ये पूरे संख्या को क्या हम इंटीजर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंटीजर्स हम केवल किसको बोलेंगे? इंटीजर्स इसमें -2 होगा और +3 होगा। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो -2 है वो इंटीजर्स है और 3 जो है इंटीजर्स है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि सभी के सभी परिमेय संख्या जो है आपके पूर्णांक है। ऐसा कभी नहीं बोला जा सकता है। केवल ये कहा जा सकता है कि जो परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होती है, तो p और q जो होते हैं एक इंटीजर्स ही होते हैं, यानी एक पूर्णांक ही होते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कभी भी कि सभी के सभी जो आपके परिमेय संख्या है वो पूर्णांक है। आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, नंबर के बारे में जानते हैं। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए अभी हम लोगों ने जाना परिमेय संख्या के बारे में, अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखी जाए, जो, या यहां पे लिख देते हैं ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू रूप में ना लिखी जाए, यानी ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए
तो जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये किस रूप में लिखी जाती है, ये तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ये तो इसका एक डिफिनीशन हो गया, डिफाइन कर दिया कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि किसे हम अपरिमेय कहते हैं, ये तो होगा। तो अपरिमेय का मतलब यह हुआ कि जैसे ये रूट में संख्या लिखी जाती है, तो रूट में जैसे 2 हो गया, जैसे रूट में 3 हो गया, पाई यानी पाई आप लोग जानते होंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है यानी 22/7 होता है। तो पाई भी आपका एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू रूप में ना लिखी जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो किस रूप में लिखी जाती है, √2, √3, पाई, ये सब रूप में लिखी जाती है। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर इसके बाद एक संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट नंबर, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट नंबर। तो चलिए जानते हैं कंप्लीट नंबर के बारे में। कंप्लीट नंबर जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके फैक्टरों का सम, जिनके अपवर्तियों का योग जो हो उस संख्या के 2 गुना हो। ऐसी संख्या जिनके फैक्टरों का सम उस संख्या के 2 गुना हो उसे हम कंप्लीट नंबर कहते हैं, यानी संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1 से लेकर हम जानेंगे 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से 100 तक के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्या होती है। वो कौन कौन सी संख्या होती है, एक आपका 6 होता है और एक आपका जो होता है वह 28 होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए अब हमने अभी कहा कि कंप्लीट संख्या उसे कहते हैं जिनकी अपवर्त्यों का योग जो होता है उस संख्या के 2 गुना होता है। जिनके अपवर्त्यों का योग उस संख्या के 2 गुना होता है हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे हम समझेंगे इसमें क्या क्या होते हैं। जैसे इसके अपवर्त्य हम लिखेंगे, इसके जो फैक्टर होते हैं उसके बारे में लिखेंगे क्या क्या होता है। तो जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद से कटेगा। तो अगर हम इसको सम करते हैं, 1 में 2 सम करो, फिर 3 सम करो, फिर 6 सम करो। तो जब इस सबको हम सम करते हैं तो 1 2 3 3 3 6 6 12, यानी ये 12 आता है। इसका मतलब कि ये संख्या का ये 2 गुना है। 12 जो है 6 का 2 गुना होता है। तो ये आपका कंप्लीट नंबर हुआ, यानी संपूर्ण संख्या हुआ। फिर 28 के बारे में जानते हैं। तो 28 जो है 1 कॉमन होता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 7 से, 14 से और 28 से। 1 से कटेगा 28, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। अब चलिए इसके अपवर्त्यों को हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या वे इसके 2 गुना आते हैं। जोड़ते हैं 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56, यानी ये आ गया 56। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का 2 गुना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कंप्लीट नंबर किसे कहते हैं। आगे हम लोग कुछ समझेंगे कुछ फार्मूले के बारे में। चलिए समझते हैं कुछ फार्मूले के बारे में। पहला होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है इसका फार्मूला n+1/2। दूसरा फार्मूला हमारा बनता है
प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग बराबर n-1/2। तीसरा आपका बनता है प्रथम सम संख्याओं का योग। प्रथम सम संख्याओं का योग n+1। चौथा बनता है प्रथम विषम संख्याओं का योग बराबर n²। पांचवा बनता है आपका प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग तो n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। छठवां बनता है प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n+1/2 और इसका पावर होता है 2। इसके बाद जब हम आपको क्वेश्चन आगे बताएंगे तो उसमें छोटे मोटे और भी फार्मूले होंगे जो आपको समझाते जाएंगे, उसमें हम फार्मूला बताएंगे। इसके बाद हम कुछ रूल पढ़ते हैं, विभाजकता के नियम। जो संख्या होती है वो कैसे हम समझेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये जानना हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ये समझेंगे कि कौन सी संख्या जो हमारी होती है किस संख्या से डिविजिबल होती है यानी विभाजित होती है। तो वैसे ही वो संख्याएं जो होती हैं 2 से ही मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसी संख्याएं होती हैं। यहाँ पे हम समझेंगे इसको इसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, DIVISIL, डिविजिबिलिटी रूल, जिसको विभाजकता का नियम बोलते हैं। विभाजकता का नियम। चलिए समझते हैं इसके बारे में। पहला हम समझते हैं 2 से कटने वाली संख्या। तो 2 से वे संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट डिजिट जो होने चाहिए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी लास्ट डिजिट आपके 0 2 4 6 8 होते हैं, वैसी संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। 3 का क्या होता है? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। यदि जो संख्या दी गई होती है अगर उसके अंकों को जोड़ दिया जाए, स्थानों के अंकों को जोड़ दिया जाए, अगर वो जोड़ने पर जो संख्या आती है अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 1 2 3 हो गया, 1 2 3 6 हो गया,
तो ये संख्याएं इसको सम करने पर 1 2 3 6 हो जाएगा, इसको सम करने पर 1 2 3 6 12 हो जाएगा। तो यानी 6 और 12 दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब कि पूरी की पूरी संख्या जो होगी आपकी 3 से डिविजिबल होगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 4 से वैसी संख्याएं डिविजिबल होती हैं जिसके लास्ट के 2 डिजिट, जैसे 4 8 8 आ गया ऐसे, तो ये लास्ट के 2 डिजिट ये जो हैं अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या ये जो होगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की कोई भी डिजिट अगर 0 हो, अंतिम जो अंक होने चाहिए 0 होने चाहिए या फिर 5 हो, 0 या 5, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। तो 0 या 5 होते हैं अगर कोई भी लास्ट डिजिट, वो पूरी की पूरी संख्या जो होगी आपकी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से यानी 2 से डिविजिबल हो जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए, यानी जो संख्याएं 2 और 3 से डिविजिबल हो जाती हैं वे सभी की सभी संख्याएं जो होंगी आपकी 6 से डिविजिबल हो जाएंगी। यानी ये कह सकते हैं कि जो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो नियम जो लागू करता है, अगर वे दोनों नियम अगर इस वाले नियम पर लागू करें तो ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी 6 से डिविजिबल हो जाएंगी। पिन 7 के 2 रूल हैं। पहला, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 6 स्थान तक अगर 6 6 ऐसे करके आए तो ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी आपकी 7 से डिविजिबल होगी। और एक और इसका रूल है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या हम लिखते हैं जैसे 133, अगर ये संख्या लास्ट के जो डिजिट है इसके, अगर इसको लेते हैं और इसको 2 गुना करके और जो बचे हुए जो संख्या होती है अगर उसमें से हम घटा देते हैं, यानी इसके लास्ट वाले अंक का 2 गुना करके जो शेष बचा हुआ संख्या है उसको अगर हम घटाते हैं, देखिए 13 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि बचा हुआ संख्या 13 है और 3 को 2 गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 13 माइनस 6 बराबर 7। तो ये 7 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी जो संख्या होगी 7 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे भी देख लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 से कटाइए इसको 133, 7 1 जा 7, आपका 6 बचा 3, 7 9 जा 63, यानी ये पूरी की पूरी संख्या जो है 19 टाइम में डिविजिबल है, यानी ये 7 से डिविजिबल हो जा रही है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के, चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट यानी लास्ट 3 डिजिट, जैसे 1 2 3 4 5, मैंने एक नंबर ऐसे ही ले लिया, अगर मैं इसके लास्ट के ये 3 डिजिट अगर हम देखें कि अगर ये 8 से डिविजिबल हो जाते हैं, अगर हो जाएंगे तो, अगर ये हो जाते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर ये नहीं होता है तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, जिस तरह से हमने पढ़ा था 3 का डिविजिबिलिटी रूल, उसी तरह से ये भी नियम कहता है कि 9 का ये रूल है डिविजिबिलिटी का, यानी विभाजकता का नियम ये कहता है कि सम ऑफ नंबर डिविजिबल, यानी सम ऑफ जो नंबर जो उसके डिजिट होते हैं, जैसे हमने लास्ट यहाँ पे हम सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 बोला था, उसी तरह से सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। अगर यहाँ पे वही नियम यहाँ पे भी लिख देते हैं, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई बाई 9, अगर वे 9 से डिविजिबल हो जाते हैं तो पूरी की पूरी वो संख्या जो होगी डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 ले लो और 8 ले लो। अगर ये संख्या ले लेते हैं, इसको हम सम करते हैं, अगर ये सम करने पर अगर ये 9 से डिविजिबल हो जाता है सभी डिजिट को, तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से हो जाएगी। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट में 0 होने चाहिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आए वो 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जितने भी डिजिट होते हैं उसके सम, यानी ऑड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंट या तो 11 आए या फिर 0 आए। अगर
फिर से समझिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट के मतलब जितने भी डिजिट यानी संख्या होती हैं उसके ऑड और इवन नंबर का अगर डिफरेंट 0 आए या 11 आए, अगर 0 आता है या 11 आता है तो वो पूरी की पूरी संख्या जो होगी आपकी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो मैं समझाऊंगा और आपको बताऊंगा और सोचूंगा मतलब कम से कम छोटे से छोटे मतलब शॉर्ट में आपको ये सॉल्व करा सकूं। थैंक यू।